नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लोग यूपी टेट 2026 के लिए और प्रीवियस ईयर्स के पेपर 2014 का हल करेंगे व्याख्या के साथ। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है और ये आपके में चैप्टर जो है अभिप्रेरणा, यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। लिखा है कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का वर्गीकरण होता है। तो इसके 4 विकल्प हैं: स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात एवं अर्जित, और अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो साथियों, आपको बता दें कि अभिप्रेरणा जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक जन्मजात और दूसरी अर्जित होती है। तो यहाँ पर आपका जो सी विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कैसा हो सकता है? सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, या सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका सही है, यानी कि ये सभी। देख लीजिए, जो स्थानांतरण होता है ये 3 प्रकार का होता है: सकारात्मक यानी पॉजिटिव, नकारात्मक और शून्य, ये सभी प्रकार का हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो अंतर्दृष्टि या ऐसे सूझ का सिद्धांत जो है गेस्टाल्ट वादियों का है। तो प्रश्न ये कहता है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की कौन जो सिद्धांत है वो व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद जो है इसका क्या करता है? व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर एबिंगहॉस। विकल्प कौन सा सही है? सी आपका एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ सी विकल्प सही है आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं? तो यहाँ सी विकल्प आपका सही है, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। तो सीखने के जो प्रमुख नियम हैं, 3 नियम: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सीखना है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या ये सभी। तो यहाँ पर आपका ये आंसर जो सही था वो डी विकल्प सही था, ये सभी। तो देखो यहाँ पर व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन कैसे आता है? अनुभव और प्लस अभ्यास, और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये सभी जो हैं सीखने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है 7, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, किसको कहते हैं? अभिवृद्धि को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा, वृद्धि और विकास। देखिए, वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक चलती है, जबकि विकास एक निरंतर जन्म से लेकर और मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका, चिंतन यानी संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। तो चिंतन में ये कथन किसने दिया है कि संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है। तो यह कथन किसने दिया है? तो ये कथन रॉस ने दिया है कि चिंतन जो है संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। तो ये कथन है रॉस का, यानी कि डी विकल्प जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो यहाँ पर डी विकल्प जो है आपका सही होगा कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, बाल मनोविज्ञान
का केंद्र बिंदु है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? बालक है, शिक्षा, शिक्षक और पाठ्यक्रम, विद्यालय और प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें का केंद्र बिंदु कौन है? बालक है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं होती हैं? कि पुनः स्मरण, यानी जैसे ही आपने किसी चीज को स्मरण किया तो शीघ्र वो याद आ जाए, ये क्विक रिकॉल हो जाए, यानी कि शीघ्र पुनः स्मरण में आ जाए, अच्छी स्मृति है। शीघ्र पहचान जाए आप किसी को, अच्छी धारणा, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सभी चीज़ें ये अच्छी स्मृति की होती हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प के साथ जो डी विकल्प है यहाँ पर, ये सभी जो है आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए संवेग शब्द का अर्थ क्या है? उत्तेजना या भाव में जो उथल फुथल होती है, वही क्या है? संवेग है। जैसे आपने इमोजी देखा होगा, कोई गुस्सा करके दिखाता है, कोई हंसने लगता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? संवेग। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो सीखने की पहली अवस्था क्या है कौशल में? अनुकरण। अनुकरण द्वारा सीखना ये कौशल की प्रथम अवस्था है। तो यहाँ पर डी विकल्प जो है आपका सही होगा। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विनय साइमन ने। सर्वप्रथम क्या किया था? विनय साइमन ने मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? तो शैशवावस्था के लिए मॉन्टेसरी हो गई, खेल विधि हो गई, किंडरगार्टन विधि हो गई। ठीक है, मरियम मॉन्टेसरी की जो है आपका मॉन्टेसरी पद्धति हो गई, फ्रॉवेल किंडरगार्टन, खेल विधि, ये सारी चीज़ें जो हैं इन शैशवावस्था के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास। बाल विकास जो है ये गर्भावस्था से लेकर और आपका ये किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। सी विकल्प यहाँ सही है। तो अगला प्रश्न है आपका कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का प्रभाव, व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन, या ये सभी? तो यहाँ पर ये डी विकल्प जो होगा आपका सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसका है? तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर सी, डार्विन का। किसका है? डार्विन का। अगला प्रश्न है, विनय साइमन द्वारा मापन किया जाता है। विनय साइमन परीक्षण जो है किसके द्वारा मापन किया जाता है, या किसका मापन किया जाता है? कि तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही होगा, सामान्य बुद्धि का, जी फैक्टर, जी इंटेलिजेंट जो है। अब इसमें परीक्षण में क्या था? इसमें दो तत्व थे, एस फैक्टर एंड जी फैक्टर, और फिर बाद में इसमें एक तत्व और मिल जाता है जो ग्रुप फैक्टर होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक शारीरिक स्वास्थ्य है, सही है। मानसिक योग्यता भी है, बिल्कुल सही। थकान भी है। तो यहाँ पर आपका ये सभी हैं, यानी कि डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, कैसी है? विषम है, अनियमित है, सामयिक है, या संचयी है? तो प्रत्ययों का बनते रहना एक ये संचयी प्रक्रिया है, यानी कि डी विकल्प जो है आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की योग्यता या सीखने की मात्रा, या शिक्षक की योग्यता? तो शिक्षक की योग्यता जो है ये भूलने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पेयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो इसे जी कारक कहते हैं। तो जी कारक यानी कि जनरल फैक्टर। तो जी कारक जो है इसमें तीन प्रकार आते हैं, एक एस फैक्टर फर्स्ट, एस फैक्टर टू और एस फैक्टर थ्री। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न है आपका, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है, व्यक्ति भिन्नता पर। किस पर होना चाहिए? व्यक्तिक भिन्नता पर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अधगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो अधगम स्थानांतरण के द्वितत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पेयरमैन है। तो इन्होंने आपके दो फैक्टर हमने बताए थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेयरमैन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता है वो क्या होती है? इसको विस्मृत कहते हैं, विस्मरण कहते हैं, यानी कि बी विकल्प जो है आपका सही होगा। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और उसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं क्या कहलाता है? उसको मध्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यांक कहते हैं। ठीक है। बहुलक में क्या होता है? जो कोई संख्या बार बार रिपीट होती है वो बहुलक कहलाती है, जो अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। मध्यमान क्या होता है? यानी कि कोई भी संख्या है उसके अगर हमें बीच का मान ज्ञात करना है तो वो उसका समांतर माध्य या मध्यमान कहलाता है। मानक विचलन, मानक विचलन में आपने देखा होगा जो उसके बीच में गैप रखा जाता है और उसका वो मानक विचलन कहलाता है। और अगला प्रश्न है आपका, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है, कौन सी विधि है? इसको कहते हैं स्तंभाकृति। क्या कहते हैं? स्तंभ आकृति। तो स्तंभ आकृति के द्वारा क्या किया जाता है? आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ बी विकल्प सही है। तो इस प्रकार से साथियों ये 2014 में ये आपके प्रश्न आए हुए थे यूपी टेट में मनोविज्ञान से क्वेश्चन। हमने सभी प्रश्नों को हल किया और हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपके इस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप क्या करेंगे? इनको क्वेश्चनों को दोहराते रहें और क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। ठीक है। तो चलिए साथियों, आपकी तैयारी उम्मीद है हमें बहुत अच्छी चल रही होगी। धन्यवाद।